Okay, so now that we have completed definite integrals, we should start with this new topic, that is area under a curve. एरिया अंडर अ कर्व डेफिनेट इंटीग्रल्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. इसमें हम कई रूल सीखेंगे. बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स मैंने आपको पहले ही दिखाया है बहुत कि एरिया अंडर अ कर्व एक तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल्स एरिया अंडर अ कर्व ही रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. हमने कितनी बार देखा ये जो एफ एक्स डी एक्स हमने इतनी बार यहाँ पे ऐसे फिगर बनाई है, और एफ एक्स डी एक्स कितनी बार किया, ये छोटा सा एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अगर एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी, तो एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर कर्व. लेकिन अगर एफ एक्स 0 है, जैसे हमने पहले एनालाइज किया था, अगर एफ एक्स 0 है तो इसकी वैल्यू लेस दैन 0 आएगी और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता. तो हमें उस केस में माइनस एफ एक्स डी एक्स करना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रल ए से भी एफ एक्स डी एक्स इस केस में नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा. और मैं इसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर कर्व नीचे भी लाई करता है, मतलब कर्व इंटरसेक्ट करता है, कुछ ऐसा कर्व है जाते जाते ऐसे इंटरसेक्ट करता है, कुछ नीचे लाई करता है, कुछ ऊपर लाई करता है, तो फिर हम वी हैव टू टेक मॉड्यूलस ऑफ द पार्ट बिलो. हमें ग्राफ का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि वो कहाँ 0 हो रहा है और कहाँ पे उसका पोर्शन नेगेटिव आएगा. उस पोर्शन को हमें मॉड्यूलस लेकर या उस पोर्शन को हमें नेगेटिव करके हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा. ओके. तो एरिया बिटवीन कर्व्स का भी एक फॉर्मूला होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स. मतलब आप ऊपर वाले कर्व में नीचे वाले कर्व को ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसने ये स्टैंडर्ड, मतलब ये नहीं कह सकते ऊपर या नीचे कौन सा है, आपको नहीं पता, तो आप उसका एंड में मॉड लेंगे. ये मॉड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. मॉड आप ले ही लेते हैं एक्चुअली. अगर आप ऐसे भी इवैल्यूएट करते हैं, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आप उसको मॉड लेंगे ही लेंगे. ओके. और ऐसे ही ये एफ वाई और जी वाई की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप ये देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया था एरिया अंडर कर्व, ये ऐसे हो सकता है कि एफ एक्स ऊपर जो फंक्शन है ये हो और ये जी एक्स हो, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स जो होगा आपका एरिया होगा. ये कैसे निकलेगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स की ये हाइट आ रही है और डी एक्स छोटा एलिमेंट डी एक्स हो गया जो हम एक लें, ये बहुत छोटा होता है, तो ऐसे हमारी इनफाइनाइट आते हैं जिसकी वजह से हम इंटीग्रेट करते हैं. ये आता है आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स. ओके. देन हम आते हैं एफ वाई माइनस जी वाई की फॉर्म में. इसमें ये एफ वाई है और ये जी वाई है. इसमें हम एरिया एफ वाई माइनस जी वाई इतना आएगा, तो हम यहाँ पे डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. तो इससे हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा. ऐसे हम इंटीग्रेट करके विद इन लिमिट बिटवीन लिमिट्स, जिसमें ये लिमिट ए हो सकती है, ये लिमिट बी हो सकती है, विद इन फाइनाइट लिमिट्स हम इंटीग्रल निकालेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने आपको वो सैम्पल दिखाया कि ये एफ एक्स है, ये डी एक्स है, हम ये बहुत टाइम से करते आ रहे हैं. तो ठीक है. और इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इन दोनों फार्मूलाज में फ़र्क क्या है. इन दोनों फार्मूलाज में ये फ़र्क है कि ये जो एरिया है ये मैप्ड ऑन एक्स एक्सिस है, जो इसमें हमारी लिमिट्स है ना वो एक्स के फॉर्म में है, कि वी आर इंटीग्रेटिंग दिस थिंग ओवर फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी. और इस सेकंड वाले केस के अंदर हम इस एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं वाई इक्वल टू बी से वाई इक्वल टू ए तक. इसलिए इनके फॉर्मूलेज में डिफरेंस है. पहले वाले इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, डी एक्स आता है, और इसके अंदर क्या आता है, डी वाई. मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ वाई माइनस जी वाई ओके इंटू डी वाई. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डी वाई, याद रखो. इंटीग्रल फ्रॉम बी टू है, फ्रॉम बी टू छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक. So in this question we have to evaluate this definite integral which says that greatest fractional part of x to the power greatest integer of x dx from 1 to 4. ओके. इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पार्ट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो हर पार्ट के लिए उनकी डेफिनेशन चेंज होती है. आपको पता होगा फ्रैक्शनल पार्ट x कैसा लगता है. फ्रैक्शनल पार्ट x लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2. सो फ्रैक्शनल पार्ट x ऐसा है. अगर आप कोई वैल्यू ले रहे हैं जो x की 1 और 2 के बीच में लाई करती है, तो उसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1, क्योंकि आपको उसमें उसका इंटीजर पार्ट हटाना है. अगर वो 1 और 2 के बीच में लाई करती है, ओके, नहीं की राइट, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 to 2. ओके. अगर फ्रैक्शनल पार्ट x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 to 3. अच्छा, मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे था कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो x के ही बराबर होता है.
अगर वो x बिलोंग करता है 0 to 1। 1 के। तो ऐसा स्टैंडर्ड रूल है, हम इसमें बना सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात कीजिए, वो तो बहुत सिंपल है। तो इस फंक्शन को इवैल्यूएट करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो मतलब हमें हर पीस वाइज, आप देखिए इसमें मैंने क्यों ऐसा किया है, मैंने 1 से पहले बेसिक, मेरा प्राइम मोटिव 1 से स्टार्ट करने का ये था कि ये इंटीग्रल जो है वो 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम फंक्शंस की ऐसी वैल्यू को, मतलब फंक्शन को हम पीस वाइज डिफाइन करेंगे, हर Okay. छोटे छोटे टुकड़े के लिए हम ब्रेक करेंगे। अगर हमारा आता कि 1.5 के लिए कुछ और है, 1.5 से लेकर 2 के बीच में कुछ और वैल्यू आ रही है, मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है वैल्यू, तो हम वो वाली वैल्यू यूज़ करते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे 1 और 2 में तो यूनिफॉर्मिटी है, 1 से लेकर 2 तक, 2 ओपन, 2 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, 2 ओपन तक आपकी वैल्यू सेम रहती है फंक्शन की। तो इसलिए Okay. हम वो वाली वैल्यू उस चीज़ से कंटिन्यू करते हैं। तो हम 1 से 4 हमें करना है। तो हमारा पहला क्या आएगा, x माइनस 1 रेज़ टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल 2, मतलब 2 ओपन है। तो आंसर आएगा x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 dx, 1 to 2। ये यहाँ पे ये 1 है, सॉरी, एग्जैक्टली। और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे इंटीग्रल आएगा x माइनस 2, ये आपका आ रहा है 2 से लेकर 3 के बीच में का होल स्क्वायर dx। बिल्कुल। और यहाँ पर आएगा 3 to 4, ये 4 है, ये 9 नहीं है, ये 3 to 4 है, x माइनस 3 का होल क्यूब dx। So what you need to figure out is basically how is a function defined in the interval within which you are integrating। ओके। इंटरवल में फंक्शंस की कितनी डेफिनेशंस है, हर पीस के लिए क्या क्या डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को लिखिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका आंसर हम लिख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका, अगर मैं अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल पे ही रहता हूँ तो यहाँ पे आता है आंसर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब बाई 3 प्लस x माइनस 3 का 4 रेज़ टू द पावर 4। ये इंडेफिनिट का आंसर होता है, लेकिन हमें यहाँ पे लिमिट्स लगानी है। यहाँ पे 2 to 1 होगा, 1 to 2 सॉरी, यहाँ पे 2 to 3 होगा, और यहाँ पे 3 to 4 होगा। 3 to 4। तो इसकी वैल्यू डाल के हमें आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या आएगा, ये पहले 2 - 1 करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 1/2। यहाँ हमारा आंसर जो आता है वो आएगा 1/3। और यहाँ जो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1/4। ये आंसर जो आप ऐड करें तो इसका आंसर आ जाता है 3 + 4 + 6, यानी 13/12 इसका आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ गया। Okay. So what we did in this question was that we knew that the integrand is changing after, so it's changing at integral value. So we broke down this interval into parts and then evaluated the small integrals and added those things to find the answer. The question says that if fx is continuous for all values of x, then we have to find that what is summation m is equal to 1 to m integral 0 to 1 f of m minus 1 plus x dx, and we are given with this 4 options. ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट पहले पार्ट ये है कि दिस इज़ 0 to r, दिस इज़ फंक्शन r - 1, ओके, x dx। इसमें आप देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें समीशन चाहिए, मतलब हमें बेसिकली करना क्या है, इसको मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको करना क्या है, उसी से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। अगर r इज़ इक्वल टू 1 डालते हैं तो यहाँ पे आता है fx dx, और हमें करना है 0 to 1 प्लस Okay. हमें करना है, अगर हम 0 to 1 fx + 1 dx, बिल्कुल। फिर हमें करना है fx ये dx है, प्लस हमें यहाँ पे करना है fx + 2 dx। ऐसे में जाते जाते 0 to 1, ऐसे में जाते जाते fx f of m minus 1 plus x dx इंटीग्रल 0 to 1 तक करना है। ये करना है। पहले तो इसी से देख के समझ में आ जाता है कि ये आंसर क्या होगा, लेकिन हम डिटेल्ड मेथड पे जाएं। पहले हमें इसमें ऑप्शंस भी दी गई हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन देखो कि इसमें सब में क्या आ रहा है, fx आ रहा है, तो हमें बेसिकली r - 1 + x नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, हमें पता है वेरिएबल चेंज करके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, क्योंकि बाद में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पे मैटर नहीं करता है। r - 1 + x को है हम t सब्सटीट्यूट कर देते हैं,
बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाता है, dx जो है वो dt के बराबर हो जाता है। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम इन फैक्ट फॉर अस। ठीक है, तो ऐसा अब हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हमने ये सीखा है कि हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होगी। तो अगर हम r-1 प्लस एक्स को करते हैं, तो अगर 0 to 1 था तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, 0 है, x 0 है तो ये r-1 है, बिल्कुल। और अगर ये 1 है तो ये r है, तो ये fx dx के बराबर हो जाएगा। सो हमारा इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया। एफ टी डी टी, सॉरी, अभी हमने टी में सब्सटीट्यूट किया था, लेकिन हमें मैटर नहीं करता क्योंकि ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अगर एक डेफिनेट इंटीग्रल के लिए मैटर बिल्कुल नहीं करता। ये डी टी आ गया, ठीक है, और ये समीशन है फ्रॉम r इज इक्वल टू 0, ओके, r इज इक्वल टू, ओके, नहीं, इन 0 to r इज इक्वल टू 1 to n, आई एम सॉरी, ये एक समीशन है फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से n। सो आप इसे एनालाइज कीजिए, ये क्या आ गया है आपका r to r-1, ये इंटीग्रल हो जाएगा, ये समीशन, मैं समीशन हटा देता हूँ, अब हम उसकी वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करते हैं, एक एक ब्रेक करके वैल्यूज़ लिखने की स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे r1 डालते हैं पहले हम, तो ये 0 to 1 fx dx हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं तो ये 1 to 2 fx dx हो जाता है, और ये चलता जाएगा until and unless यहाँ पे n नहीं आ जाता, यानी ये n-1 to n fx dx हो जाता है। और ये अच्छा। आप देख चुके हैं कि अब यहाँ पे 1 1 है, देखिए यहाँ पे 1 1 आ रहा है, तो हम पहले दोनों को क्लब करके क्या लिख क्लब सकते हैं, इंटीग्रल 0 से 2 fx dx। फिर ऐसे ही हम आगे क्लब करते जा सकते हैं। ये 2 2 3 है तो ये इसको भी क्लब कर सकते हैं। ऐसे ही क्लब करके आंसर जो आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 0 to n fx dx। सो राइट ऑप्शन, अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस हैं हमारे पास 0 to n fx dx, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। So we are given with the point that moves in such a way that greatest integer of mod x plus greatest integer of mod y is equal to 1. Note that this thing represents a region and we have to find the area of that region. Okay, so first thing we need to do is to plot this region. One of the most important things we need to analyze it. It includes mod x plus mod y. So mod x plus mod y. Yeah, I'll write it down here. It goes like greatest integer mod x plus greatest integer, okay, mod y. Okay. So replacing x by minus x doesn't make a difference, and so does make Replacing y by minus y. So both this thing makes no difference to this equation. So it shows that graph is symmetric about x and y axis. Which means that we have to plot in only one axis. So first quadrant, we can draw the whole graph by just taking the mirror images about x and y axis. So we have to draw only it in first quadrant. Exactly, because first quadrant is the most favorable to us. So let's just try to analyze this. For, let us say, for x LAX greater than or equal to 0 and less than 1. Okay. We have y which is less than, the answer should be y is which is less than equal to 2 and greater than equal to 1. See, this satisfies the thing. For x, if x lies between this, then greatest integer of mod x will be, basically we can get rid of mod actually. Why am I writing mod? Because I am drawing only for the first quadrant. I can write it down in the form greatest integer x plus greatest integer y is equal to 1. Okay. So if x lies between 0 and 1, then greatest integer x will be 0. So y needs to lie between 1 and 2 for this. Okay. So let us plot this region. X lies between 0 to 1. Let's make it 1 and let's make this 2. So x lies between 0 and 1. So then it implies that y lies between, this is 1 and this is, okay, 2. Then y lies between 1 and 2. So this is the region that you're going to represent. See, in this case, both the things are satisfied. X is lying between 0 and 1. This is plotting to this thing, I'm sorry. This is plotting to this. So again, x is lying between 0 and 1 and y is lying between 1 and 2. Okay, now next you come to the case where actually you could analyze one more thing. You could replace x by y and y by x. That would also make no difference. That is okay. So you are trying to say that the graph is also symmetric about y is equal to x. X line y equal to x. So now we can draw this line. Y is equal to x. This is 1 comma 1. So will lie over here, being symmetric. So it will also show up over here.
We could have judged it other ways also, but using symmetry also we can judge it. Okay, so this is the area. Okay. From the first quadrant, we can do it other ways as well. For let us say for analyze for x, which is let us analyze it for x which is greater than equal to 1 and less than negative 2. What happens in this case is y should lie between, because you see this is going to be 1, greatest integer x. For Exactly. This case is going to be 1. Okay. Y will So- have to lie between 1 and 0. 0. So greatest Exactly. integer y will be 0. So this area comes accordingly. So what is this So area? now we will take its mirror image about x and y axis. Right, we can take its mirror image, or we can straight away analyze the area. That's what I'm doing right now. I'm plotting the area. But we can also go about, as we need to find the area of the region, we don't need to be concerned what exactly is the figure. Okay, so we have the area of this thing is 1. Okay. The area of this thing is 1. So 1 plus 1 is equal to 2. So Exactly. So 2 is the area of one quadrant. So for all four quadrants, the figure is going to be the same. So it is going to be 2 into 4 is equal to 8 units. So the area of this region is 8 8 units. square units. Okay, so by this we end this question.